नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2019 के लोकसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों बाद होने हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर के? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी 4 से 5 ही महीने हुए हैं हमें पार्टी बनाए हुए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा कोई ज़िला नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हम लोगों ने अपना संगठन खड़ा नहीं कर लिया है। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, उनका जो 40 वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है, उनका जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर हम लोगों ने पार्टी खड़ी कर ली है। और उसी आधार पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग सभी सीटों पर, एक सीट अगर हम छोड़ दें माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए, तो हम लगभग 79 सीट्स पे उन सब पे 79 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। एक सीट केवल सम्मान में माननीय मुलायम सिंह जी के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि आपने अभी बताया कि 4-5 महीने हुए हैं पार्टी के निर्माण को जी, तो इन 4-5 महीनों में कितना ये चुनौतीपूर्ण रहा कि आपने पार्टी को इस स्तर पर खड़ा किया? भाई, पार्टी खड़ा करना एक चुनौती तो है जी, लेकिन 40 वर्षों का जो हमारे अध्यक्ष का अनुभव रहा है, उस पे वो जमीनी स्तर पे उन्होंने इतना काम कर रखा था पहले से कि हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं हुआ। और लोग, चूंकि हम सामाजिक मूल्यों पर हमेशा लड़ते रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक मूल्यों पर लड़ते रहे हैं, तो लोगों का एक झुकाव रहा है उनसे जुड़ने के लिए। लोग चाहते हैं हमारे अध्यक्ष से, हमारी पार्टी से जुड़ना। तो जितना अगर हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो लोग भी हमसे 2 कदम आगे बढ़ के हमसे हाथ मिलाने में इच्छुक रहे हैं। तो पार्टी बनने में थोड़ी मुश्किलें तो आई, लेकिन हम अब आपके सामने हैं, जमीनी स्तर पे हर जगह हैं। जी। मैंने देखा कि आपकी पार्टी का जो उद्देश्य है वो समाजवादी मूल्यों को स्थापित करना और उनको बढ़ाना है। अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का भी यही उद्देश्य है। तो अगर यहाँ पर तुलना की जाए तो कैसे आप अलग मानते हैं उस पार्टी से अपने पार्टी का उद्देश्य? देखिए, जब तक समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के हाथों में थी तब तक उसके मूल्य समाजवादी थे। अब उसका मूल्य समाजवाद नहीं रह गया। आप देखिए, जब हम सत्ता में थे, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव जब हुआ तो उन्होंने ग्रॉस रूट पे, जो है ग्रॉस लेवल पे जो गठबंधन किए, शिवपाल जी ने 45 सीटों की मांग की थी। वहाँ पर कुछ पारिवारिक विवाद हुए जिसकी वजह से वो लोग अपना मूल्य भूल गए। जो लोग क्षेत्रों में काम करते थे उनको ना देके यूथ, अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी में जय 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 का कल्चर है। उन्होंने जो पुराने कार्यकर्ता थे जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया था वो उनको भूल गए, किसानों को भूल गए। विकास ठीक बात है, विकास बिल्कुल सबको विकास चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, पूरे समाज को विकास, लेकिन केवल विकास करने से क्या हमारा पेट भरता है? किसान को गन्ना मूल्य देख लीजिए, गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। चाहे मौजूदा पार्टी जो इस समय सत्ता में उसकी बात करें, इन लोगों ने किसानों को भूल गए। लैपटॉप बांटे लेकिन रोजगार नहीं दिया। क्या लैपटॉप से रोजगार मिल जाएगा? तो जो ग्रास रूट पे चीजें थी, लोग ये अपने सामाजिक मूल्य भूल गए। शिवपाल जी इनसे साथ में इतना, इन्होंने कहा, अभी भी मौजूदा विधायक हैं वो, और वो उन्होंने कहा कि हम कहीं आपसे अलग नहीं हैं, लेकिन कभी भी शिवपाल जी को किसी मीटिंग में नहीं बुलाना, कभी भी किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं बुलाना, कहीं भी। तो माननीय शिवपाल जी ने इसलिए अपना पार्टी जो है एक अलग बना के लोगों के लिए लड़ने के लिए हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की स्थापना की, और आज हम आपके सामने हैं। जी, आपने सामाजिक मूल्य की बात की अपने इस जवाब में। तो अगर हम बात करें सामाजिक मूल्य, इस आधार पर मुलायम सिंह जो पार्टी समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं और पदावर नेता हैं, तो इनका जो वास्तविक अगर कहा जाए आशीर्वाद किसके साथ है? भाई के साथ या पुत्र? बिना, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हमेशा कहते रहते हैं, मैं भी उस बात को दोहराऊंगा कि बिना माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद के हमारी पार्टी बनी ही नहीं। हम उन्हीं के आशीर्वाद के कथनानुसार हमने पार्टी बनाई। जी। उसका मैं एक आधार आपको बताता हूँ। अभी
लोकसभा में जो आखिरी बैठक थी जी जी संसद की, जी जी, वहाँ पर माननीय मुलायम सिंह यादव ने एक बात रखी कि मैं चाहूँगा कि जितने भी सांसद जीत के आए हैं वो पुनः जीत के वही लोग आए और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हों। जी जी, जबकि मोदी जी धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं जी, वो तो धर्म की बात करते हैं। मुलायम सिंह जी समाजवाद की बात करते हैं। जब एक समाजवादी ये कह रहा है जी जी कि जो है मोदी बन के मैं आए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकूंगा। भाजपा जब सत्ता में आई तो उसका एक नारा उसने दिया था कि सबका साथ सबका विकास। तो ये उनका ये एजेंडा है कि हम सबको साथ लेकर के चले। तो इस पर आप क्या कहना लेकिन वो ठीक बात है, कथनी और करनी एक होना चाहिए ना। कभी भी आपने देखा है कि मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास हो, मुस्लिमों को उन्होंने छोड़ दिया। आप जम्मू पुलवामा अटैक हुआ, लेकिन सर अगर उन्होंने अभी जब आरक्षण की बात हुई 10% आरक्षण दिया गया तो उसमें उन्होंने सबको लिया वहां पर। ठीक, 10% उन्होंने आरक्षण दिया। जी जी, सवर्णों को दिया। हाँ, सवर्णों को भी उन्होंने उनको दिया जो अभी तक आरक्षण के लाभ से वंचित थे। उसमें सभी सिख, ईसाई और सभी, लेकिन आरक्षण बराबर नहीं हुआ। आप देखिए आरक्षण का प्रतिशत कितना और कितना है, कितना गैप है दोनों के बीच में। नहीं, आपको नहीं लगता कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए? क्या जातिगत आधार पे जो है आरक्षण देना ठीक बात है? नहीं, ये तो विचार की बात है, लेकिन अगर हम उनके कदमों की बात करें कि उन्होंने इस प्रकार के फैसले लिए तो उस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? मैं तो कह तो रहा हूँ आपसे कि देखिए 28% SC ST OBCs को जो भी परसेंटेज हैं, उसके बाद आपने जनरल या कुछ गरीब तबके को 10% दिया। ठीक, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि SC को आपने 28% दिया, अगर वो अमीर है तब भी उसको 28% मिल रहा है। जो गरीब है अगर वो सवर्ण है उसको 10% मिल रहा है। ये तो सर थोड़ा अलग बात होगी। हम सिर्फ इस यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि उनकी जो नीतियाँ हैं वो सबके लिए हैं या नहीं। तो इस नीतियों के आधार पर कि 10% जब आरक्षण देने की बात आई तो उन्होंने उन लोगों को दिया कि जो लाभ से वंचित रहे आरक्षण के लाभ से। अभी सबसे अच्छा एक बात मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि अभी लोकसभा चुनाव है, आप 4.5 साल तक आप कहीं फ्रेम में नहीं थे। जी जी, ठीक, जब 6 महीने बचे, 4 महीने बचे, जब आचार संहिता लागू होने को है तब आपने आरक्षण दिया। जी जी, मैं तो कहूंगा कि जो है लोकसभा का एक प्रोपेगेंडा है। जी जी, वोट्स आपने वोट रेशियो बढ़ाने के लिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर ये कामना की प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बने, और हम अगर पहले की बात देखें तो जन्मदिन के अवसर पर वो पुत्र से मिलते हैं और भाई अगर रैली में बुलाता है तो वहाँ पर भी जाते हैं और बाकायदा आशीर्वाद भी देते हैं हाथ रख करके। और अब संसद में एक अलग रूप उनका देखने को मिला कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए इच्छा जाहिर की कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने। तो आखिर में अगर बात की जाए कि वास्तविक तौर पर वो है किसके साथ, दिल किसके साथ है? देखिए आपने देखा वो कभी जब बसपा से समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उसके बाद जब वो गेस्ट हाउस कांड का विवाद हुआ, उसके बाद से नेताजी कभी भी बसपा से गठबंधन को लेके कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे बसपा से गठबंधन करना है। और मुझे लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अभी भी नेताजी नहीं चाहते थे कि बसपा से गठबंधन हो सकता है लोग कहते हैं कि नेताजी चरखा दाव चलते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हो सकता है लोकसभा में सार्वजनिक रूप से पूरे भारत के सामने उन्होंने ये अपना पक्ष रखा कि मैं सपा और बसपा के गठबंधन से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो है मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। जी, अगर अभी आपने कहा कि एक सीट छोड़ी गई है नेताजी के लिए कि वो चुनाव लड़ें और आप टिकट देते हैं। एक सीट नहीं छोड़ी गई है नेताजी के लिए। नेताजी जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो जिस पार्टी से लड़े, चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से लड़े या वो समाजवादी पार्टी से रहे। जी जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने हमेशा उनका सम्मान किया है, सदैव उनका सम्मान किया है, आगे भी करते रहेंगे। जिस सीट से वो लड़ेंगे वो सीट हमारी पार्टी छोड़ देगी, वहां से कोई भी हम लोकसभा प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। मतलब ये मान लिया जाए अगर समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलता है, वो उससे लड़ते हैं, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी। अपना प्रत्याशी उनके अगेंस्ट नहीं खड़ा करेगी। हालांकि हमने उनसे कहा है कि वो उनने उनको ऑफर दिया है कि वो हमारे टिकट पे चुनाव लड़े, वो जहां से चाहे पूरे यूपी में।
80 सीट में से जिस सीट पे वो कहेंगे उन्हें वहाँ से टिकट दिया जाएगा। सर, चुनाव का इस समय माहौल जो है वो एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, तो महागठबंधन में सपा बसपा का जो एक आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रियंका गांधी भी एक तरफ सक्रिय रही कांग्रेस में, तो अगर इसमें किसी के साथ जाना होगा तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? देखिए, हम तो चाहते थे कि जितने भी समाजवादी मूल्यों पर और धर्मनिरपेक्ष लोग रहे हैं जी, हम सब मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि देश की बात है। जी। व्यक्तिगत आपसी क्या मुद्दे हैं वो अलग बात है जी। देश की बात है। हमें लगता है कि जितने लोग एक सोच के हैं उनको लड़ना चाहिए साथ में। जी। हमने समाजवादी पार्टी से भी, उनके अध्यक्ष से भी कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई रुचि नहीं दिखाई जी। तो अभी भी जितने भी समाजवादी मूल्यों पर लड़ने वाले लोग हैं, अगर हमारे साथ आएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे छोटी पार्टियां हो, तो हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। मतलब आप सपा बसपा के साथ भी जा सकते हैं? जा सकते हैं, ये हमने पहले कहा था। हाँ। लेकिन अब तो उन लोगों ने अपनी सीटों का बंटवारा कर लिया, उन्होंने हम कोई रुचि नहीं दिखाई, तो अब तो हम 80 सीटों पर अकेले भी लड़ सकते हैं। और कांग्रेस के साथ अगर वो हमारे साथ आना चाहेंगे तो स्वागत है। नहीं, आपकी तरफ से रुख क्या है कि आप बात देखिए, वो भी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हाँ। समाजवादी मूल्यों पर वो भी लड़ता है जी। अगर आप देखें तो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, वो सब धर्म के लिए बात करते हैं, समाज के लिए बात करते हैं। तो अगर वो हमारे साथ आना चाहेंगे तो हम बिल्कुल उनकी तरफ हम भी हाथ बढ़ाएंगे। वो आना चाहेंगे या नहीं, लेकिन आपकी तरफ से क्या है कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे उनके पास? बात तो एक ही हुई, बात तो एक ही हुई। अगर हम हाथ बढ़ाएं, वो ना बढ़ाएं, तो फिर क्या मतलब? वो हाथ बढ़ाएं, हम ना बढ़ाएं। मान लीजिए वो भी साथ में है कि वो हमारे साथ पास आएंगे तब नहीं। देखिए, बात तो होगी, भविष्य में बात तो होगी। अगर हम दोनों पक्षों की बात बनती है तो हम साथ में भी चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब कांग्रेस के लिए आपका सकारात्मक संकेत है? बिल्कुल। और सपा बसपा के लिए क्या माना जाए? वो तो उन्होंने गठबंधन कर ही लिया है। अगर मान लीजिए समीकरण ऐसे बनते हैं कि सपा बसपा और कांग्रेस भी आ जाए, इसमें ताल्लुक तो ही पहले से, तो कांग्रेस भी आ जाती है, तब आप चूंकि थोड़ा सा सकारात्मक बताया आपने, संकेत है कांग्रेस के लिए, तब क्या इस गठबंधन में जाना चाहेंगे आप? देखिए, सपा बसपा और कांग्रेस तीनों धर्मनिरपेक्ष, तीनों किसी विशेषता किसी को वो नहीं करते हैं, सबके लिए लड़ना चाहते हैं। तो हम तो पहले भी सपा को ऑफर किए थे, सपा ने रुचि नहीं दिखाई। हम तो चाहते ही थे कि जो है जितने ये जो धर्म विशेष को लेके लड़ते हैं हम उनके खिलाफ लड़ें, चाहे वो किस। देखिए, देश के लिए आपसी मतभेद भुलाए जा सकते हैं, देश से बड़ा कुछ नहीं है। तो हम बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन अब अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप उस गठबंधन का एक हिस्सा हो सकते हैं? महागठबंधन का? जी, हो सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बची नहीं हैं। कुछ शर्तें रहेंगी, अगर कांग्रेस के साथ जाते भी हैं तो कुछ शर्तें रहेंगी आपकी कि? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्धारित करेंगे क्या है। हो सकता है उनकी कुछ शर्तें हों, कांग्रेस की, हो सकता है हमारी कुछ शर्तें हों। जी। ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, ये आप चूँकि जिलाध्यक्ष हैं तो किस प्रकार की चुनौतियां देखते हैं संगठन में कि यहाँ पर ये इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है ताकि कुछ अच्छा बेहतर परिणाम निकले? संगठन पे या क्षेत्र में? संगठन पर, और उसको जोड़ते कैसे हैं पार्टी का हाई कमान तक? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इतना हम लोगों ने पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले इतना धरातल पे काम किया है ना कि लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। आप कभी भी चाहें उनसे कभी भी मिलें। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं आदित्य यादव जी, वो हैं, और भी लोग हैं कई यहाँ तक कि मौजूदा सपा के कई विधायक हैं जो कि अभी सत्ता में आपके जो है विधायक हैं मौजूदा, तब भी वो हमारी पार्टी के जो है पक्ष में खड़े होते हैं। अभी हमने सिकोहाबाद में, जब हमारे यहाँ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने घोषित किया कि वो सिकोहाबाद फिरोजाबाद सीट से लड़ेंगे, तो वहाँ के मौजूदा विधायक सपा के हरिओम यादव जी ने हमें खुलकर सपोर्ट किया। जी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सपा में होते हुए भी, हमें विधायक होते हुए भी वो हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो इतना आसान तो नहीं, लेकिन इतना कठिन भी नहीं, क्योंकि हमने काम किया है, लोग हमसे दिल से जुड़े हुए हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी अब केवल नाम के लिए समाजवादी रह गई है। अब वास्तविक समाजवादी पार्टी हम हैं जी, बस नाम बदला है। पार्टी 70-80% हम हैं, 20% जो वहाँ जय वाले हैं वो हैं। तो लोहिया के असली समाजवाद के वाहक हम हैं, आप हैं? बिल्कुल। और उनका भी यही कहना है कि असली वाहक हम हैं। देखिए,
कोई अपने आप को नीचे करके बात नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव होने दीजिए, थोड़े दिन बाद फिर विधानसभा चुनाव होंगे, 3 साल बाद आपको पता चलेगा, स्वयं पता चल जाएगा कि कौन जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और वास्तविक वाहक कौन है लोहिया का। बात अगर करें जब थोड़ा सा इसके पहले मैं ले जाना चाहूँगा आपको विधानसभा चुनाव के दरमियान जी। जब लड़ाई जब थोड़ा सा गुटबाजी हुई थी, लड़ाई हुई है, तो उसमें बहुत से जो पुरानी नेता थे वो अखिलेश के साथ ही रह गए और कुछ लोग नेताजी के साथ आए। तो यहाँ पर एक जो सवाल ये उठता है कि जो पुराने समाजवादी थे वो कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ ही हैं। नहीं, कहाँ हैं उनके साथ। आप देखिए वीरपाल सिंह जी, बरेली से वीरपाल सिंह यादव जी सांसद रहे हैं और अभी वो हमारे साथ हैं। बरेली से जिस दिन वीरपाल यादव जी हमारे यहाँ जुड़े हमारी पार्टी से, उस दिन आपके नरेश उत्तम जी समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव जी गए बरेली और वहाँ की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी। रघुराज सिंह साक्य जी, आपके राम नरसिम्हनी MLC जी, ये सारे मतलब पुराने अधिकतर लोग हमारे साथ हैं। अभी आप देखिए प्रतापगढ़ में जो है कृष्णा पटेल जी हमारे मंच पे थी, साझा किया उन्होंने हमारा मंच। तो पुराने लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ हैं, जो अभी नहीं हैं वो लोकसभा चुनाव बीतने दीजिए, वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। जी। तो लेकिन कुछ जैसे कि अहमद हसन नाम है और अरविंद सिंह गोप हैं, तो ये लोग तो इनका समर्थन रहा है। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी पार्टी एक बार में आ जाएगी, समय के साथ वो भी आ जाएंगे। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अहमद हसन जी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे। अब उनका आना देखिए वो तो वही निर्धारित करेंगे कि वो कब आएंगे, लेकिन देर सवेर वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। 12 लोगों की जो उनकी जो है कैबिनेट है ना, वो उसी पर निर्धारित हो जाएगी। देखिएगा, वक्त बताएगा आपको। चुनाव है, चुनाव में मुद्दे क्या होंगे आपके प्रमुख? सबसे बड़ा तो मुद्दा रोजगार है जी, किसान है जी, जमीनी स्तर पे जो भी है वो सब हमारा मुद्दा है। सुरक्षा है। आप योगी जी हैं, देखिए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि योगी अपना पूरा घर बार छोड़ के सब करके योग पे जाता है जी। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है। लोग जो है पहले योगी बन रहे हैं, फिर आप उसमें आ रहे हैं, पारिवारिक सुखों में आ रहे हैं, मर्सिडीज से चलते हैं, सुरक्षा में चलते हैं। योग कहाँ गया आपका? और सुरक्षा की बात करते हैं आप खुद देखिए क्षेत्र में, आप भी तो रोड पे निकलते हैं, कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं? मुद्दे की जो हम कह रहे थे कि आपके चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए किसान है, मैं उदाहरण के रूप में लेता हूं कि किसान गन्ने की फसल बोता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि वो अपने गन्ने को जब मिलों पे बेचने जाता है, उसको ये पता नहीं होता है कि मिल पे उनको क्या रकम मिलेगी उसका। हम लोगों का ये मुद्दा रहेगा कि सबसे पहले तो किसानों की जो फसल है जो वो बोते हैं उसके मूल्यों का निर्धारण किया जाए। किसान को ये हक होना चाहिए कि वो उस फसल को बोए या ना बोए, पहला चीज। दूसरा चीज, पुरानी पेंशन बिल्कुल बहाल होनी चाहिए। आप देखिए लोग अपना पूरी उम्र गुजार देते हैं, सरकार जो निर्धारित करती है उस उम्र में 60 साल तक पूरी उम्र गुजार देते हैं केवल इसमें सरकार की सेवा में। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल होनी चाहिए? तो हम पुरानी पेंशन बहाल पे समर्थन मांगेंगे लोगों का। रोजगार, आप देखिए मोदी जी ने भी कहा था कि हम रोजगार देंगे, 2 लाख रोजगार देंगे, मुझे तो नहीं दिखता रोजगार। सड़कें बन रही हैं, ठीक बात है, सड़कें तो सपा ने भी बनाई थी। केवल आप सड़क बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, मेट्रो ले आए। अभी कल वंदे भारत ट्रेन का उन्होंने उद्घाटन किया, ठीक बात है। आप बनारस से दिल्ली से बनारस 8 घंटे, बनारस से दिल्ली 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो 8 घंटे में वहां पहुंच के करेंगे क्या? उनको दिल्ली में रोजगार भी तो चाहिए, उन्हें बनारस पहुंच के रोजगार भी तो चाहिए। आप 8 घंटे वहां पे, जापान के प्रधानमंत्री आते हैं, आप उन्हें 8 घंटे वहां पे शाम को जो वहां आरती होती है आप दिखाते हैं। आपको नहीं लगता उनके जापान के प्रधानमंत्री जो आए उनको वो सोचते होंगे कितना समय है आपके पास कि आप 8 घंटे जो है आरती दिखा रहे हैं? देखिए दिखावे का खेल है, सब दिखावा है। क्या अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं? क्या पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। बस ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि जो पहले की पार्टियों ने, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पहले की पार्टियों ने उसको लोगों के सामने रखा।
और सर्जिकल स्ट्राइक हुई कल परसों पुलवामा में 42 लोग मार दिए गए। आप 2 किलो बारूद लेके नहीं चल सकते, आप गाड़ी से निकलिए, वहाँ 200 किलो 300 किलो बारूद लेके कार जाती है और वो भी सीआरपीएफ के बस में लड़ा देती है, 44 लोग मार दिए जाते हैं। जी। तो ये जो पुलवामा में एक हमला हुआ है, इनपुट तो था कि ऐसी गतिविधि बिल्कुल हफ्ते 10 दिन पहले से बता दिया गया था। तो इसके बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, कहीं न कहीं इनका जो खुफिया तंत्र है वो तो अपने आप में कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे खुफिया तंत्र ने ये बताया कि हम 7-8 दिन में ऐसा कुछ घटना हो सकती है, लगभग एग्जैक्ट बताया कि ऐसा हो सकता है, और अगर केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन करेगा? भाई हमने आपको बताया कि आप इस रोड से मत जाइए, यहाँ जाम लगा हुआ है, आप ज़बरदस्ती अगर जाना चाहेंगे तो कैसे होगा? तो उनको इस खुफिया तंत्र की बात को ध्यान रखना चाहिए था, उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। कभी आज के पहले 2500 जो सीआरपीएफ के सिपाही हैं एक साथ कभी एक जगह से दूसरे कूच नहीं किए थे। ऐसा क्या था कि जो है परसों उन्होंने जो है एक साथ 2500 सिपाहियों के एक साथ कूच किया? तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की गलती तो है ही, कहीं ना कहीं तो विफल रही है। बात तो हम करते हैं सुरक्षा की। कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा कि 2 दिन में हम जवाब देंगे, और उन्होंने सेना को खुली छूट देने की भी बात कही, वो समय भी निर्धारित करें, स्थान भी निर्धारित करें। और तो इस जब उनके इस संबोधन में आपका क्या कहना है? वो है ना, इंग्लिश की कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना? तो अब तो 44 मार दिए गए, 44 व्यक्ति मार दिए गए। कईयों का तो परिवार, आप समझिए कि कम से कम 10 लोगों का परिवार चलता था, और अब वहाँ कोई नहीं है कि शाम की रोटी वहाँ मिलेगी। तो ठीक है, आप केंद्र की सत्ता पर बैठे हैं, आप कुछ ना कुछ वक्तव्य तो देंगे ही भाई, आपकी जिम्मेदारी है। आप ये कहें कि मैंने खुली छूट दे दी कि हम मारेंगे, किसको मारेंगे आप? कोई बैठा हुआ है कि आप आइए मुझे मारिए? पहले आप अपने खुफिया तंत्र के जो बातें हैं उसको लागू तो करिए। उसने बोला कि 7 दिन बाद जो है ऐसी घटना हो सकती है, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, 44 मार दिए गए। अरे 200-300 किलो आरडीएक्स कहाँ से वहाँ पहुँच गया? आप 2 बोतल जो है अल्कोहल की लेके नहीं चल सकते हैं दीपावली में, है ना? सुरक्षा तंत्र आपका, प्रदेश का सुरक्षा तंत्र आपको रोक लिया, और जबकि आपको खुफिया तंत्र से पूर्व जानकारी दी गई थी, तब आप नहीं कर पाए। कहाँ आप सफलता की बात करते हैं? मोदी जी हर जगह बात करते हैं कि हम सफल हैं। देखिए, मैं पर्सनली मोदी जी का नहीं विरोध कर रहा हूँ, पार्टी का नहीं, लेकिन वो 44 जवान जो गए, उनके परिवार में जो क्षति हुई उसको कौन भरेगा? आप पैसे से क्षति भर देंगे, किसी को नौकरी दे देंगे, व्यक्ति लौट आएगा? नहीं लौटेगा। इसके लिए आपको पहले से ही इतना मजबूत होना पड़ेगा। और पाकिस्तान से आप भाई दूसरी पार्टियों के लिए आप मुझे याद है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था उस समय की जो सत्ताधारी दल था कांग्रेस, उसके लिए कि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री हैं वो लव लेटर लिखते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री को, तो ये बंद करना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? क्या इसके पहले आप देखिए, जितना 5 सालों में हमारे जो सिपाही मारे गए हैं बॉर्डर पे, अभी तक क्या मारे गए हैं आप? जबकि आप अपने आप को बहुत सशक्त सरकार बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, लोगों को भी सोचना पड़ेगा। और लोकसभा आ रहा है तो लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तक इनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसका एनालिसिस करें और तब वोट करें, और वोट जरूर करें। हमने कल ये भी देखा कि पुलवामा अटैक पर सभी विपक्षी दलों ने लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने भी की, बीएसपी ने की, और उन्होंने समर्थन की बात कही। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, देश से बड़ा अभी भी कोई नहीं है जी। वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। जो 42-44 लोग मारे गए वो राजनीतिक तंत्र के तहत नहीं मारे, वो राजनीति नहीं कर रहे थे, वो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दिए। तो मुझे लगता है कि जैसा कि बसपा प्रमुख ने कहा, आपके प्रियंका गांधी जी ने कहा, हमारे यहाँ शिवपाल जी ने भी कहा कि राजनीति का कोई अर्थ नहीं रहता है, हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहेंगे कि पुलवामा में जितने लोग मारे गए उसके लिए सारी पार्टियां एकजुट होकर केंद्र सरकार का समर्थन करें। तो हम आज भी अपने बात पर बिल्कुल अडिग हैं कि सभी को मिलकर केंद्र सरकार का समर्थन करना चाहिए, अगर वो कुछ भी एक्शन लेते हैं तो, और इनको एक्शन लेना चाहिए। भारतीय समाज की दृष्टि से लोगों के मन में जो एक भाव है केंद्र सरकार के लिए, कम से कम आप कुछ तो करिए। मार दिए गए, लोकसभा चुनाव है, क्या बताना चाहते हैं आप? अगर नहीं लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, सब खड़े हैं आपके साथ, पूरा देश खड़ा है, आप करिए तो।
इच्छा शक्ति तो लाइए करने के लिए। जी जी बस। लेकिन अगर बात करें, पाकिस्तान समय समय पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता रहा है, तो पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते रहे हैं कभी मधुर नहीं रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या समझते हैं, किस प्रकार की नीति होनी चाहिए कि जो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना घटें, जिससे? देखिए, पाकिस्तान का तो स्वभाव रहा है शुरू से, जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 से, तब से पाकिस्तान मौका ढूंढता है कि हम जो है कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहें जिससे यहाँ का तंत्र जो है वो कहीं न कहीं अस्थिर रहे। और भारत का ये स्वभाव रहा है कि हम किसी एक हद तक जाकर रिश्तों को मधुर बनाएं अपने पड़ोसी राज्यों से। तो मेरा ये पर्सनल अपना और मेरी पार्टी का भी मानना है कि जहाँ तक आपके राजदूत हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जब अगर पाकिस्तान अपने तंत्र को यहाँ पर हमारे देश में जो है इतना सब घटनाएं करने के लिए, हमारे यहाँ पीओके का जो क्षेत्र है वहाँ पे आतंकवादियों की तैयारी कराता है, जैसे मोहम्मद का सपोर्ट करता है, खालिद मसूद को आप खुले रूप में सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि चाइना से भी सपोर्ट कराते हैं, चाइना सपोर्ट करता है खालिद मसूद का। तो अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं बाज आता है तो एक तो सबसे पहले रिश्ते ख़त्म करिए। आप यूएन में हैं, राष्ट्र संघ में भी आप जो है बात करते हैं, यूएन में वहाँ भी हैं, कई जगह हैं, चाइना उनको सपोर्ट करता है। अभी रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने बोला, विरोध भी किया, दुख भी जताया और बोला कि हम साथ में पाकिस्तान भारत के। तो जहाँ तक हमें लगता है कि आपसी रिश्ते तभी मधुर रखें जब जो है दूसरा पक्ष भी हमें उस ओर हाथ बढ़ाने के लिए अग्रसर हो। अब वो हमारे यहाँ हमारे ही लोगों को मरवाते हैं। आप देखिए बॉम्बे में कसाब आए, कांग्रेस की सत्ता थी, बॉम्बे में कसाब आए, अभी आपने 44 लोग 42 लोग वहाँ मर गए। दिल्ली में ब्लास्ट कराया सरोजनी नगर मार्केट में, तो थोड़े समय पे बनारस में ब्लास्ट कराया रेलवे स्टेशन पे। तो थोड़े समय पर जो ये बॉम्ब ब्लास्ट करके अपने होने का एहसास कराते हैं, हम चाहते हैं क्यों ना एक बार केंद्र सरकार इस स्तर पर आ जाए कि उनका होना ही, उनके वजूद पे प्रश्न क्यों नहीं लगा सकते हम। तो आतंकवाद को रोकने के लिए आपके हिसाब से कि कोई ठोस कदम क्या हो सकता है जिससे इस तरीके की घटनाएं जो सुनने को मिलती हैं ना सुनने को मिलती? देखिए, वैश्विक स्तर पर पहले तो दबाव बनाया जाए, राष्ट्र खत्म। देखिए, जो लोग बात करते हैं कि हमें अटैक डायरेक्ट कर देना चाहिए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता एक बार में। 20 लोग 100 लोग खराब हैं, मान लीजिए 1000 लोग हैं, उसमें 10% लोग खराब हैं, बाकी जनता आप देश खत्म नहीं कर सकते। इसलिए वैश्विक स्तर पर जाकर उन पर दबाव बनाया जाना चाहिए। तो ये इस तरीके की अगर घटनाएं ये सुनने को मिलती हैं, दुखद तो हैं ही, लेकिन इसके लिए सभी पार्टियों को एक साथ होना पड़ेगा और अपनी राय इसमें रखनी होगी। तो चूँकि आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, आपने देखा होगा, तो आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा होगा जहां पर पक्ष कुछ कहेगा, विपक्ष कुछ कहेगा, थोड़ा सा टकराव हो सकता है? देखिए, अगर देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ टकराव होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कुछ साथ के नेतागण जो हैं प्रधानमंत्री से पर्सनली मिलने गए थे और बाकायदा उन्होंने बोला कि जो है हम आपके साथ में हैं, चाहे आप जिस हद तक जो भी निर्णय लेंगे, हम राजनीतिक मुद्दे अलग हटा के हम आपके साथ रहेंगे। तो सभी दल जो सर्वदलीय बैठक है, हमको लगता है कि सब उसी पक्ष में एकजुट रहेंगे जी, केंद्र सरकार को मजबूत बनाएंगे। जी, मैं आखिरी में आपसे कुछ सवालों के जवाब ये जानना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव के पास जाते जाते किस प्रकार की और संभावनाएं बन सकती हैं पार्टियों की? आपका क्या आकलन है इस विषय पर? देखिए, मेरा तो यही है आकलन है कि जितने भी समाजवादी सोच के लोग हैं और धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो एक साथ आए और हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और समाज का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। तो अगर अलग अलग लड़ते हैं और फिर आगे जो परिणाम आता है उसमें आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? अगर मान लीजिए विपक्ष को ज़्यादा सीटें आती हैं तो आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? विपक्ष में किसको? आप विपक्ष तो अभी सब है, अभी तो भाजपा भी विपक्ष है और जो है आपका कांग्रेस भी विपक्ष ही है अभी तो। नहीं, भाजपा तो सत्ता पक्ष हो गया अभी तो। नहीं, विपक्ष मतलब हमारा जो है। नहीं, तो यहाँ पर आपके जैसा कि आपने पहले बताया कि प्राथमिकता यही रहेगी भाजपा ना आए,
जी। तो भाजपा ना है, इसके लिए आप सपा बसपा के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। जी देखिए, जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां होंगी, जो भी समाजवादी मूल्यों को मानने वाले होंगे, हम सब चाहेंगे कि हम एक साथ आके लड़ें और केंद्र में और राज्य में सब जगह सरकार बनाएं अपनी। और किसी प्रकार फिर पुराने मतभेद भुला देंगे आप समाजवादी पार्टी से? मुझे लगता है कि जो है समाज और देश बड़ा है, पार्टी जो है दूसरा मुद्दा है। समाज और देश के लिए एक बार फिर परिवार एक हो सकता है। देखिए, परिवार तो अब एक नहीं होगा। अगर परिवार एक होने का होता तो हमने 2.5 साल इंतजार किया। अगर परिवार एक ही होना होता तो हम समय इतना व्यतीत क्यों करते, क्यों व्यर्थ करते? 2.5 साल हम यही तो किए। हमने अपना पक्ष रखा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने मंच तक से, सार्वजनिक मंच तक से ये कह दिया कि हमें पहले भी मुख्यमंत्री नहीं बनना था, अगर बनना होता तो 4-5 साल बीत गए और अब हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब सीटों का बंटवारा होना था कि 45 सीट हमें चाहिए, तो तब भी उन्होंने बोला कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप मुझे टिकट नहीं दें, मैं चुनाव भी लड़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं पार्टी के साथ रहना चाहता हूँ। हम 2.5 साल इंतजार किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सब हमारे लोगों ने जो सपा से अब हमारे साथ हैं, सपा से अलग होकर, उन सब ने इंतजार किया, हमने इंतजार किया। 2.5 साल हम लोगों ने क्या किया? केवल इंतजार ही किया। 2.5 साल में उनका कोई ऐसी रुचि नहीं रही, उनका कोई हम लोगों के प्रति कोई जवाब ही नहीं था। हम तो कभी चाहते ही नहीं थे कि पार्टी टूटे, लेकिन अब जब कदम बढ़ा दिया है तो वापस नहीं। अब हम एक नहीं होंगे। अब आप एक नहीं होंगे। गठबंधन होना अलग मुद्दा है, अलग बात है। पार्टी एक होना अलग बात है। पार्टी अब एक नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ा सा आखिरी में ये सवाल मैं जानना चाहूँगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कंबाइंड रूप से की गई थी मायावती जी के द्वारा और अखिलेश जी के द्वारा, तो मायावती जी ने वहाँ कहा था कि भाजपा बैकडोर से सपोर्ट कर रही शिवपाल जी को, फंडिंग कर रही है। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है, अगर ऐसा ही है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक रूप से संसद में ये क्यों कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो है मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने? ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि जो है मौजूदा समाजवादी पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। खुले रूप से जो है उनके संरक्षक ने बोल दिया कि मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने, क्योंकि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम जो है बहुमत में आ पाएँ। मतलब वो तो खुले रूप से कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और देखने को मिली थी कि प्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं बोला और मायावती ने ये बात बोली थी और भी 1-2 बातें बोली। तो इसमें अखिलेश ने तो नहीं बोला। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा कि मायावती ने बोला है और अखिलेश ने नहीं बोला? देखिए, वो जो उस दिन वैचारिक आदान प्रदान हुआ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, भविष्य में लोकसभा का जब भी रिजल्ट आएगा तब भी वही स्थिति रहेगी। अभी तो दोनों पार्टियों को लगता है कि हाँ, बसपा और सपा, मायावती जी का ये चरित्र रहा है कि अगर वो एक भी सीट ज़्यादा जीतेंगी सपा से तो वो जो गठबंधन है ना, वो कहीं नहीं रहेगा। महागठबंधन की तो बात ही छोड़ दीजिए, और ये समय आपको दिखा देगा। मायावती जी ने पहले भी ये किया है मुलायम सिंह जी के साथ, आगे भी वो मुलायम सिंह जी ने क्यों, शिवपाल जी ने कहा था कि जो है जब हमारे और जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वो बहन नहीं है तो आपकी बुआ कैसे होगी? तो उनका चरित्र रहा है मायावती का धोखा देना। वो आपके अखिलेश यादव जी को भी समय के साथ पता चल जाएगा, पार्टी को भी पता चल जाएगा। अभी तो सब बुआ और भतीजा हो रखे हैं, सब एक हो रखे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और उन्होंने बताया कि उनका जो प्रमुख उद्देश्य रहेगा वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बढ़ावा देने का रहेगा। और इसके साथ ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया। नमस्कार।